friends, this is Sonali Gupta. I am assistant professor at Biyani Group of Colleges. Today I am here to discuss the topic apoptosis on the behalf of groupkpo.com. सबसे पहले अपोप्टोसिस क्या होता है? अपोप्टोसिस जो है प्रोग्राम सेल डेथ है. इसमें हमें एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती. एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी का सोर्स होता है. अपोप्टोसिस के अंदर आईएपी प्रोटीन जो कि इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोटिक प्रोटीन है, जैसे कि हमारी बॉडी में आरबीसीज होती हैं. आरबीसीज की जो लाइफ हम पढ़ते हैं वो होती है 120 डेज. 120 डेज के बाद में आरबीसी अपने आप अपोप्टोटिक प्रोसेस में चली जाती है और उस सेल की डेथ हो जाती है, यानी आरबीसी की डेथ हो जाती है और बाद में वो वापस से रीजनरेट होती है. तो ये प्रोसेस होती है अपोप्टोसिस, अपोप्टोटिक प्रोसेस. अब आईएपी प्रोटीन अगर ब्लॉक नहीं होती है, यानी कि इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोटिक प्रोटीन अगर ब्लॉक नहीं होगा तो वो सेल जो होगी वो सेल डिवीजन में चली जाएगी, और अगर वो ब्लॉक होगा तो सेल अपोप्टोसिस में चली जाएगी. इसीलिए इस प्रोटीन को कहते हैं इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोटिक प्रोटीन, बिकॉज आईएपी इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस, हैंस कॉल्ड एज इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोटिक प्रोटीन. इफ आईएपी इज ब्लॉक दैट मीन्स इट लीड्स टू अपोप्टोसिस. फिर एक टर्म है नेक्रोसिस. व्हाट इज नेक्रोसिस एंड व्हाट इज अपोप्टोसिस एंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स? द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स इज द नेक्रोसिस इज सडन एंड एक्सीडेंटल. अगर किसी पर्सन का कभी एक्सीडेंट हो जाता है, बर्न हो जाता है वो, तो उस केस के अंदर जिस जगह से वो बर्न होता है या जिस जगह उसको चोट आती है वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होने लग जाती है और वहाँ की जो सारी सेल होती है वो डेथ हो जाती है, यानी उस सारी सेल्स सारी की सारी रप्चर हो जाएगी और वो सेल डेथ हो जाएगी. तो उसको कहते हैं सडन एंड एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल्स, और ये होती है प्रोग्राम सेल डेथ. हमारी बॉडी के अंदर जैसे अभी मैं खड़ी हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर भी ऑब्वियस अपोप्टोटिक प्रोसेस चल रही है. कुछ सेल डीजनरेट हो रही है और कुछ रीजनरेट हो रही है. तो ये जो डीजनरेशन है सेल का, उसमें एटीपी रिक्वायर्ड है और मुझे पता नहीं लग रहा. सो दिस इज प्रोग्राम सेल डेथ. हर सेल का जो फ्यूचर होता है, हर सेल की जो डेथ होती है वो डिसाइड होती है, दैट इज अपोप्टोसिस. नेक्रोसिस के अंदर एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती क्योंकि एक्सीडेंटल होता है, जबकि अपोप्टोसिस एक पूरी सेल्यूलर फंक्शन है तो इसके अंदर एटीपी रिक्वायर होती है. इसमें साइटोप्लाज्म मूव्स आउट, यानी कि जब एक्सीडेंट होता है तो हमारी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो हमारा जो सेल्स का साइटोप्लाज्म है वो बाहर आ जाता है, जबकि अपोप्टोसिस के अंदर साइटोप्लाज्म सेल के अंदर इंटैक्ट रहता है. इसी तरह नेक्रोसिस वायलेंट किलिंग है क्योंकि उसके अंदर पेन होता है. जैसे वायलेंस अगर कोई करता है, आपको चोट आती है उस समय पेन होता है, इसी तरह नेक्रोसिस क्या है, वायलेंट किलिंग है, जबकि अपोप्टोसिस के अंदर किसी भी तरह का पेन नहीं होता. सो दिस इज साइलेंट किलिंग. नेक्रोसिस के अंदर मैसिव सेल डेथ, यानी कि एक साथ एक से ज़्यादा सेल्स की डेथ होती है, जबकि अपोप्टोसिस के अंदर सिर्फ सिंगल सेल के लिए पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिंगल सेल डेथ. दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस कि कैसे कोई सेल डेथ हो जाती है. दो प्रोटीन है, फर्स्ट इज कैस्पेसिस एंड सेकंड इज कैट. कैस्पेसिस एंड कैट प्रोटीन जो होती है वो अपोप्टोसिस करती है. हमारी एक सेल होती है जिसके अंदर सेल, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है. डीएनए जो होता है वो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो कि वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ले जाने का काम करता है. तो जब सेल अपोप्टोसिस के अंदर जाती है, जब ये सेल अपोप्टोसिस के अंदर जाएगी तो कैस्पेसिस प्रोटीन क्या करेगा? कैस्पेसिस प्रोटीन जो होता है वो एक प्रोटीज होता है. प्रोटीज एंजाइम किसी भी सेल को तोड़ने का काम करता है, उसके सेल साइटोस्केलेटन को तोड़ने का काम करता है. तो कैस्पेसिस प्रोटीन आकर बाइंड करेगा जिससे कि उसका साइटोस्केलेटन डिग्रेड हो जाएगा, और कैस्पेसिस प्रोटीन जब आएगा तो वो साथ में अपने कैड को भी एक्टिव कर देगा, इसलिए कैड का नाम है कैस्पेसिस एक्टिवेट डीएनएस. डीएनएस, एज का मतलब होता है एंजाइम, और डीएनएस वो एंजाइम है जो डीएनए को डिग्रेड करने का काम करता है, डीएनए को तोड़ने का काम करता है. तो फर्स्ट कैस्पेसिस आएगा और साइटोस्केलेटन को डिग्रेड करेगा, देन वो कैड को एक्टिवेट कर देगा और ये कैड डीएनए को डिग्रेड कर देगा. इससे जो सेल होगी उसकी स्ट्रक्चर इरेगुलर हो जाएगी, इरेगुलर होकर वो ब्लैब जैसी हो जाएगी, और इस ब्लैब के बनने को हम कहते हैं ब्लैबिंग. ब्लैबिंग का मतलब होता है साइटोस्केलेटन जब डिग्रेड हो जाएगा और डीएनए जब डिग्रेड हो जाएगा तो सेल जो होगी वो इरेगुलर शेप की हो जाएगी, उसको हम कहेंगे ब्लैब, और ये प्रोसेस के रहेगी ब्लैबिंग. देन इसके बाद में हमारे पास में अपोप्टोटिक बॉडीज़ बन जाएगी, यानी कि जो सेल होगी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, उनको हम बोलेंगे अपोप्टोटिक बॉडीज़. हमारे बॉडीज़ के अंदर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होती है जिनको कि हम कहते हैं मैक्रोफेजेस. ये मैक्रोफेज क्या करती हैं? अगर हमारे बॉडी के अंदर बाहर से कोई फॉरिजन बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी आ जाता है, फॉरिजन पार्टिकल जिसको हम एंटीजन कहते हैं, ये इनको इंगल्फ कर जाती है, यानी कि इनको खा जाती है और हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करती है. तो ये अपोप्टोटिक बॉडीज़ को बिल्कुल एंटीजन की जैसे ट्रीट करेंगी और उनका इंगल्फमेंट कर जाएंगी, यानी कि उनको खा जाएंगी.
तो अपोप्टोटिक बॉडी का एंगल्फमेंट कर लेंगी मैक्रोफेजेस, जिससे कि वो सेल की डेथ हो जाएगी। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस के बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, जिसमें से एक है इंट्रिंसिक पाथवे। दिस इज इंट्रिंसिक पाथवे, यानी कि रेडिएशंस और मतलब सेल के अंदर हमारे कैल्शियम है, जब कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और यूवी रेज और फ्री रेडिकल्स जब ज़्यादा हो जाते हैं, तो किस तरह से अपोप्टोसिस होता है। जब कैल्शियम और फ्री रेडिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं अपोप्टोसिस के अंदर। कैसे करते हैं? कैल्शियम आयन और यूवी रेज हमारी सेल के अंदर आएंगे और वो फ्री रेडिकल्स बनाएंगे, ठीक है। ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे? ये फ्री रेडिकल्स जैसे ही ये फ्री रेडिकल्स आएंगे तो H+ आयन की कंसंट्रेशन हमारे सेल के अंदर लो हो जाएगी, जिससे कि जो बैक्स प्रोटीन है, ये बैक्स प्रोटीन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, जिससे कि इस बैक्स प्रोटीन का डायमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, और सेल की मेम्ब्रेन पोटेंशियल लॉस्ट हो जाएगी। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है साइटोक्रोम C, CYT-C। साइटोक्रोम C, इसको हम CYT-C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये साइटोक्रोम C जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल लॉस्ट हो जाएगी तो एक परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर, जिससे कि साइटोक्रोम C भी बाहर आ जाएगा और उसके साथ में स्मैक, डाई, एब्लो, ओमनी और HTR, ये चारों प्रोटीन भी बाहर आएंगे, जो कि इनिबिटर ऑफ अपोप्टोटिक प्रोटीन को ब्लॉक कर देंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा? अपोप्टोसिस। इससे अपोप्टोसिस हो जाएगा। ये साइटोक्रोम C एक अपोप्टोसोम बनाएगा। दिस इज अपोप्टोसोम। इस अपोप्टोसोम में क्या होता है? DATP होती है, APAP, साइटोक्रोम C और प्रोकैस्पेसिस 9 होता है। ये साइटोक्रोम C जो होता है वो प्रोकैस्पेसिस 9 को यहाँ से फ्री कराने का काम करता है। जब ये इसके साथ में आएगा और अपोप्टोसोम बनेगा तो प्रोकैस्पेसिस यहाँ से फ्री हो जाएगा। ये प्रोकैस्पेसिस फर्दर चेंज होगा कैस्पेसिस 9 के अंदर। देन ये कैस्पेसिस 9 जो होगा वो प्रोकैस्पेसिस 3 को कैस्पेसिस 3 के अंदर चेंज करेगा, ठीक है। एंड दिस कैस्पेसिस 3 लीड्स टू साइटोस्केलेटल डिग्रेडेशन। ये कैस्पेसिस 3 जो होगा, कैस्पेसिस में भी कैस्पेसिस 3 जो होता है वो साइटोस्केलेटल डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। तो ये कैस्पेसिस 3 साइटोस्केलेटल का डिग्रेडेशन कर देगा। एंड ऑन द अदर हैंड ये कैस्पेसिस 3 आईकैड जो कि इनएक्टिव ये जो करेगा आईकैड को कैड में चेंज कर देगा और ये कैड जो होगा आगे जाके DNA को डैमेज कर देगा। और इस तरह से हमारे सेल के अंदर कैल्शियम आयन और रेडिकल्स की प्रेजेंस में, यानी कि जब कैल्शियम आयन और रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स अपोप्टोसिस की प्रोसेस का पार्ट बनते हैं, उनके कारण अपोप्टोसिस होता है, तो इस पाथवे को हम कहेंगे इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।